सुबह का समय सिद्धार्थ हल्के कदमों से सीढ़ियां उतर रहा था। चेहरे पर थकान थी, मन में अनगिनत सवाल और कसमकस। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कायरा पर पड़ी, उसके होंठों पर एक बेनता सुकून भरी मुस्कान तैर गई। कायरा प्रिंस का हाथ थामे कमरे से बाहर आ रही थी। उसकी आंखों में ममता थी और आवाज में वही स्नेह जो किसी अपने का दिल जीत ले। कायरा प्यार से प्रिंस से, चलो प्रिंस, आज हम तुम्हारी फेवरेट कार्टून लगाएंगे। तुम यहाँ सोफे पर बैठो और हाँ मीरा, तुम जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, आज तुम्हारा बड़ा दिन है, चलेंगे कॉलेज। प्रिंस खुश होकर, थैंक यू दीदी, मेरा फेवरेट कार्टून मूवी लेगो निजांगो है, आप ये लगाएंगी ना। कायरा ने हल्के से प्रिंस के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे सोफे पर बैठाया और हंसते हुए बोली, जरूर, आज से तुम्हारी दुनिया और बड़ी होगी मेरे छोटे राजकुमार। सिद्धार्थ एक कोने में ये सब देख रहा था। उसके मन में एक हलचल थी। कायरा की ममता, उसकी सरलता, और दूसरी ओर नैना का चेहरा, उसकी बातें, उसके आंसू, और वो जहरीली धमकी जो कि सिद्धार्थ को जहरीली नहीं लग रही थी, उसका प्यार लग रहा था। उसके जहन में नैना की आवाज घूम रही थी, आज तुम मेरे नहीं हुए ना, तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। वो गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाता है, मैं उलझ रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत। मैं कायरा को दूर करना चाहता था, उसको यहाँ टॉर्चर करने लाया था, फिर क्यों मैं इसकी मासूमियत में इतना हार गया खुद को। तभी उसका पर्सनल असिस्टेंट आता है और सिद्धार्थ से कहता है, सर, मिस्टर अग्नोत्री के साथ आज की डील याद है ना, आपकी उपस्थिति जरूरी है। सिद्धार्थ फौरन होश में आता है, हाँ मुझे पता है। सिद्धार्थ लाइब्रेरी में जाता है। पीछे पीछे उसका पीए भी सिद्धार्थ के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स और पेन ड्राइव लेने मीटिंग की। सिद्धार्थ लाइब्रेरी में चला जाता है और पीए से आज की मीटिंग के बारे में डिस्कस करने लगता है। उधर कायरा प्रिंस के पास बैठकर स्नोवी को पुचकारती है। कायरा हंसते हुए, स्नोवी, तुमने आज फिर अपना फूड नहीं खाया। चलो, अगर हमारी स्नोवी जल्दी से अपना फूड फिनिश करेगी तो हम उसके लिए प्यारा सा कैट हाउस लेकर आएंगे, ठीक है ना। उसकी बात जैसे स्नोवी ने समझ ली और वह प्यार से उसके हाथ से खाना खा लेती है और कायरा उसको प्रिंस के पास बैठा देती है। कायरा मुस्कुराती किचन की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो किचन में जाती है, कुछ ही मिनटों में एक आवाज आती है, धड़ाम। एक जोरदार धमाका होता है। कायरा की चीख हवा को चीर देती है। आहा! सिद्धार्थ ऊपर से उस चीख को सुनता है और जैसी ही आवाज उसके कानों तक पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिद्धार्थ चौंकते हुए, कायरा, वो बिना एक पल गंवाए दौड़ता है, सीढ़ियां लांघते हुए नीचे, दिल जैसे बाहर आ जाएगा। प्रिंस भी डर के मारे उठ खड़ा होता है और किचन की तरफ भागता है। दीदी! सिद्धार्थ का चेहरा सफेद पड़ चुका है। वो किचन की तरफ भागता है। उसके हर कदम में बेचैनी, डर और जुनून घुला होता है। सिद्धार्थ की रफ्तार जैसे वक्त से भी तेज हो गई थी। सीढ़ियों से कूदते हुए वो किचन की तरफ भागा और तभी धुआं, किचन के दरवाजे से काले धुएं का गुबार बाहर निकलता देख, ओ गॉड! सिद्धार्थ की आंखें फैल गईं। कायरा! उसने जोर से पुकारा। वो जैसे ही किचन का दरवाजा खोलता है, एक तेज लपट सामने से निकलती है। आग फैल चुकी थी। गैस स्टोव फट चुका था और एक कोना जलकर राख बन चुका था। कायरा किचन के अंदर फर्श पर पड़ी थी, शायद धमाके की वजह से गिर गई थी। सिद्धार्थ घबराकर जोर से, कायरा! कायरा होश में थी, लेकिन धुएं और आग के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, खांसी बढ़ रही थी। उसने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा तो हाथ उठाया। सिद्धार्थ जी! सिद्धार्थ बिना कुछ सोचे अपनी जैकेट उतारकर अपने मुंह पर लपेटता है और आग के बीच घुस जाता है। मीरा और बाकी स्टाफ भी दरवाजे तक पहुंच चुके थे। स्टाफ मेंबर्स, सर, अंदर मत जाइए, बहुत खतरा है। लेकिन सिद्धार्थ किसी की नहीं सुनता। धुएं के बीच वो कायरा तक पहुंचता है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखें बंद हो रही थीं। सिद्धार्थ कायरा को उठाते हुए, कायरा, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो उसे अपनी बाहों में उठाता है और जैसे ही वापस मुड़ता है, पीछे एक और धमाका होता है और लकड़ी की सैल गिरने लगती है। सिद्धार्थ तेजी से झुकता है और आग से बचते हुए कायरा को सीने से लगाकर बाहर भागता है। दरवाजे के पास पहुंचते ही स्टाफ उसके पास आता है और सब मिलकर दरवाजा पूरा खोलते हैं। कुछ मेंबर्स आग बुझाने लगते हैं। सिद्धार्थ धुएं से भरा हुआ लेकिन मजबूत कदमों से कायरा को लेकर बाहर निकलता है। मीरा दौड़कर आती है। दीदी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। प्रिंस की आंखों से आंसू झरझर करके गिर रहे थे। दीदी, दीदी ठीक हो ना? वो बच्चा धमाके से डर गया था। उसको कायरा में ममता दिखी थी।
वो उसको ऐसे देख बहुत डर गया था। सिद्धार्थ उसे लॉबी के सोफे पर लिटाता है और उसके माथे पर हाथ रखता है। सिद्धार्थ धीरे से, कायरा आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ, देखो मुझे। कायरा धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसकी पलकें भारी थी, लेकिन हल्की सी मुस्कान बनती है। कायरा धीरे से फुसफुसाकर, आप सच में हीरो हैं। सिद्धार्थ की आंखें नम हो जाती हैं। मीरा रोते हुए, दी प्लीज आंखें बंद नहीं करिए। सिद्धार्थ अपने आप से, अगर एक पल भी देर कर देता तो मैं उसे खो देता, और शायद खुद को भी। किचन की आग अब बुझ चुकी थी, पर माहौल में अभी जलन की गंध और धुएं की परछाई थी। सिद्धार्थ एक हाथ से उसके माथे को थामे हुए और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसकी नमक चेक करता है। मीरा रोते हुए, दी प्लीज कुछ तो बोलिए। सिद्धार्थ घबराई आवाज में, कायरा आंखें खोलो प्लीज, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। कायरा हल्के से कुछ बुदबुदाती है, लेकिन फिर उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती हैं और उसका शरीर निढाल सा हो जाता है। कायरा का शरीर निढाल पड़ गया था, आंखें बंद थी। सिद्धार्थ कायरा को ऐसे देखकर खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। सिद्धार्थ झटका खाकर उठते हुए, डॉक्टर, मीरा जल्दी डॉक्टर को फोन करो। मीरा तुरंत फोन की ओर भागती है। तभी उसका पर्सनल असिस्टेंट कहता है, रुको तुम। सर, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया था पहले ही। तभी सीढ़ियों से हील्स की ठक-ठक, नैना नीचे उतरती है, चेहरा उलझन भरा और होठों पर एक बारीक मुस्कान दबाने की कोशिश। नैना जैसे कुछ नहीं पता। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो गया? इतनी आवाज सुन, धुआं और वो सामने लुढ़की कायरा को देखकर रुकती है। नैना जैसे हैरान हो, कायरा, ये क्या हुआ? सिद्धार्थ ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। उसकी आवाज में अब संदेह था। सिद्धार्थ संक्षेप में, किचन में ब्लास्ट हुआ, शायद गैस लीक थी। नैना धीरे से होठों में, ओ गॉड, गैस, कितनी लापरवाह है ये लड़की। लेकिन उसकी वो धीमी फुसफुसाहट सिद्धार्थ के कानों से बच नहीं पाई। उसने पहली बार नैना की ओर देखा, नजरें मिली, और अब उन नजरों में भरोसा नहीं, सवाल थे। नैना तेज आवाज में सबको सुनाते हुए, बेचारी इतनी मासूम है, काम करना तो आता नहीं, और किचन में जा बैठी। शुक्र है कुछ ज्यादा नहीं हुआ। सिद्धार्थ लेकिन तीखे लहजे में, हाँ शुक्र है, अब किसी को खोने का मन नहीं है। सिद्धार्थ को पहली बार नैना की बात अच्छी नहीं लगी। नैना से प्यार तो करता है, पर वह ये नहीं जानता कि नैना इस कदर भी गिर सकती है। उसको लगता था नैना बहुत भोली है, उसे बेइंतहा प्यार करती है। सिद्धार्थ कायरा को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। नैना की मुस्कान हल्की सी हिलती है। वो समझ चुकी थी सिद्धार्थ अब उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा है। तभी डॉक्टर आ जाता है और मीरा डॉक्टर को लेकर कायरा और सिद्धार्थ के कमरे की ओर बढ़ती है। नैना वहीं खड़ी रहती है। नैना धीरे से अपने आप से, बहुत प्यार मिल रहा है ना तुझे कायरा? अगर ये तेरी आखिरी मोहब्बत होगी, मेरी कसम। फ्लैशबैक, जब कायरा प्रिंस और मीरा के साथ कमरे में बात कर रही थी, तो उसने सुना था कि कायरा आज ब्रेकफास्ट बनाएगी। आप लोगों को याद ही होगा पिछले पार्ट में जब वह कमरे से बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। नैना मन में, कायरा माय डार्लिंग, इतना खुश हो रही हो, सबका दिल जीत रही हो, मेरे सिट के दिल में बसने लगी हो, पर अफसोस आज तुम्हारा आखिरी दिन है। इतना कहते उसके चेहरे पर सातिर मुस्कान आ जाती है। वो सीधा किचन की ओर जाती है, दरवाजा हल्के से खोलती है, अंदर जाती है। वो धीमे धीमे गैस चूल्हे के पास झुकती है और लोअर की जेब से एक छोटा ब्लेड निकालती है। वो पाइप को जांचती है, फिर बड़ी सफाई से एक पतली सी कट लगा देती है। गैस की सुगंध धीरे धीरे बाहर फैलने लगी थी, लेकिन इतनी हल्की कि कोई नोटिस ना करे। धीरे से खुद से बुदबुदाती है, बस इतना ही काफ़ी है, ना ज़्यादा ना कम। एक छोटी सी चूक और पूरी तस्वीर बदल जाएगी। वो कटे पाइप को बड़ी चालाकी से उसी जगह टिका कर रखती है। सब कुछ वैसे का वैसा। फिर हाथ धोती है और बिना किसी हलचल के किचन से बाहर आ जाती है। पीछे मुड़कर देखती है एक बार मन में, अब देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें कायरा। वो ऊपर लौटती है और अपने कमरे में जाकर वही मासूम प्यारी सी लड़की बन जाती है जो सबकी चिंता करती है। फ्लैशबैक एंड, ऊपर कमरे में डॉक्टर कायरा का इलाज कर रहा था। डॉक्टर साफ और गंभीर लहजे में, देखिए मिस्टर सिद्धार्थ, इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। किचन में जो गैस रिसाव और ब्लास्ट हुआ, उससे फेफड़े में थोड़ा धुआं भर गया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर जैसे खून उतर गया हो। डॉक्टर जारी रखते हुए, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अभी खतरे की कोई बात नहीं है। यह कुछ दवाइयाँ और एक नेबुलाइजर ट्यूब है।
दिन में 2 बार इन्हें देना होगा। और इनके हाथ पर जो जला हुआ है उसके लिए क्रीम है, स्पेशल बर्न हीलिंग ट्यूब। टाइम से लगाते रहिए ताकि जलन ना बढ़े। मीरा हल्की कंपकपी के साथ। ठीक है डॉक्टर, मैं दवाइयाँ मंगवा लेती हूँ। डॉक्टर एक नज़र फिर कायरा पर डालता है जो बेहोशी की हल्की हालत में थी। इनका ध्यान रखिए, अभी रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर चला जाता है और मीरा उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद सिद्धार्थ बिना कुछ बोले कायरा के सिराने बैठता है, एकटक उसे देखता है। कायरा की सांसें अब थोड़ी सामान्य हो रही थी, लेकिन चेहरा बेहद थका हुआ और पीला। सिद्धार्थ उसके माथे पर हाथ रखता है, जैसे कोई अपने आप से माफी मांग रहा हो। मन में, क्या कर रहा हूँ मैं? ये लड़की जो अब तक हमारे लिए जान दे रही है, आज उसकी जान जाते जाते बची। और मैं अब तक उलझा हूँ अपने पुराने वादों में। नैना के शब्दों में, उसकी आंखों में एक सवाल था, एक तड़प। कायरा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझसे सहा नहीं जा रहा। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता है, हल्का सा कांपता है। मन की आवाज, एक तरफ नैना है, प्यार बादे रिश्ता, और दूसरी तरफ तुम हो जो मेरे हर एहसास में छाई हो। मैं खुद को किस तरफ मोड़ूं? सन्नाटा गहरा था, मगर दिल की आवाज बेहद तेज। सिद्धार्थ उठता है, कमरे में टहलने लगता है। उसके पैरों के नीचे कालीन थी, मगर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। ऐसा तूफान जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। धीमे शब्दों में खुद से बुदबुदाते हुए, नैना से प्यार किया है मैंने, वो मेरी पहली मोहब्बत है। मगर अब वो मोहब्बत नहीं, एक आदत बन गई है। और कायरा, कायरा तो मेरे बिना कुछ कहे हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही, जिसने मेरे बिना मांगे ही मुझे समझा। और आज आज उसी के साथ ऐसा हादसा, और मैं कुछ नहीं कर सका। वो दीवार की ओर पीठ टिकाकर धीरे से नीचे बैठ जाता है, सिर झुकाए, आंखों में आंसू, पर आवाज सख्त। अगर कुछ हो जाता कायरा को, क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाता? नैना होती तो क्या मैं इतना टूटता? शायद नहीं। उसकी आंखें अब डबडबा गई थीं। वो अपनी पलकों को जोर से भींचता है ताकि आंसू बह न जाएं। मन में फिर हल्की सी आवाज, तो क्या मैं कायरा से मोहब्बत करने लगा हूँ? यह सवाल जैसे उसके सीने के आर पार हो गया। दिमाग कह रहा था ये गलत है, मगर दिल सिर्फ कायरा के लिए धड़क रहा था। गहरी रात थी, खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी कमरे के हर कोने को एक सुकून भरी चादर से ढक रही थी। कायरा बिस्तर पर चुपचाप लेटी थी, आंखें बंद थी, सांसें थकी हुई और चेहरे पर हल्की बेचैनी। सिद्धार्थ बिल्कुल पास कायरा के सिरहाने पर बैठा था, सिर बेड के पीछे टिकाया हुआ था। उसकी आंखों में नींद तो कब की उतर चुकी थी, लेकिन थकान के आगे वो भी हार गया और वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। कमरे में बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक थी, और उनके बीच पसरी वो खामोशी जो कहे बिना सब कुछ कह रही थी। रात के लगभग 2:30 बजे कायरा की पलकें धीरे धीरे खुली। उसके हलक सूख चुके थे और गला जैसे जल रहा था। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन सिर में तेज दर्द की लहर दौड़ती है। ऊह, हल्की सी करार निकली उसके मुंह से। बस इतना ही काफी था सिद्धार्थ के जगाने के लिए। वो एक झटके में चौंक कर उठा। कायरा, क्या हुआ? सब ठीक है? उसने फौरन बिस्तर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कायरा धीरे से, पानी, प्यास लगी है। सिद्धार्थ बिना एक पल गंवाए उठ खड़ा हुआ, टेबल से पानी का गिलास उठाया और उसके होंठों तक ले आया। धीरे, थोड़ा थोड़ा पीना। उसके लहजे में वो नरमी थी जो सिर्फ चाहने वाला ही रखता है। कायरा ने धीरे धीरे घूंट लिया। पानी की हर बूंद जैसे जहर पर मरहम की तरह थी। सिद्धार्थ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। सर में बहुत दर्द हो रहा है क्या? कायरा ने सिर हिलाया। हाँ मैं। सिद्धार्थ चुपचाप उठा, अलमारी से बाम और हल्का तेल निकाला और फिर बिस्तर के एक कोने पर बैठ गया। बैठो मत, आराम करो, मैं ठीक कर दूंगा। उसने धीरे से उसके सिर की मालिश करनी शुरू की। कायरा नींद के आगोश में चली गई। सिद्धार्थ सिद्धार्थ का फोन वाइब्रेट करता है। इनकमिंग कॉल, नैना। उसके फोन की स्क्रीन चमकने लगती है। सिद्धार्थ एक नज़र कायरा पर डालता है। वह फिर से आंखें बंद कर चुकी थी। वो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला जाता है और कॉल रिसीव करता है। बाहर बरामदे में सिद्धार्थ, नैना इस वक्त? नैना आवाज में नरमी लपेटे हुए, सॉरी सिद्धार्थ, तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ बातें करनी थी, जरूरी हैं। सिद्धार्थ थोड़ा ठंडा लहजा, क्या बात है? नैना नैना धीरे से, तुम एक बार मेरे कमरे में आ सकते हो? बस 5 मिनट, अकेले में बात करनी है। सिद्धार्थ थोड़ा झिझकते हुए, अभी?
नैना प्लीज सिर्फ एक बार, फिर मैं परेशान नहीं करूंगी। सिद्धार्थ कुछ पल चुप रहता है, फिर फोन नीचे रखता है और अंदर की तरफ देखता है जहाँ कायरा फिर से सो चुकी है। वो एक लंबी सांस लेता है। ठीक है, आ रहा हूँ। सिद्धार्थ नैना के कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता इस 5 मिनट की बात उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। नैना का कमरा। सिद्धार्थ भारी कदमों से नैना के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सवाल थे और नैना की आंखों में जवाब, लेकिन वो जवाब किसी तलवार से कम नहीं था। नैना धीमी आवाज में, मैं जानती हूँ आज के बाद सब बदल जाएगा, पर यह बताना जरूरी था, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी, जो अब सिर्फ मेरी नहीं रही। सिद्धार्थ, सीधी बात करो नैना। नैना उसकी आंखों में देखती है, कुछ देर चुप, फिर धीरे से बोलती है, मैं तुम्हारे। वो रुक जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक झटका। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर जैसे पसीने में भीग गया। कमरे की रोशनी मध्यम थी, पर माहौल भारी। सिद्धार्थ की आंखें अब भी नैना पर जमी थीं। वो सुन चुका था, एक ऐसी बात जिसे सुनकर कोई भी टूटा हुआ इंसान फिर से बहक सकता है। सिद्धार्थ टूटती आवाज में, अगर अगर यह सच है तो। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर टेंशन की लकीरें। वो पास की कुर्सी पर बैठ गया। नैना चुपचाप आई और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ना जोर से, ना दिखावे वाले, बस धीरे धीरे, सलीके से, जैसे दिल से टूट कर आ रहे हो। नैना कांपती आवाज में, मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो। मैंने तो बस तुम्हें थाम रखना चाहा था सिद्धार्थ, क्योंकि जब से वो आई है तुम बदल गए हो। तुम्हारी नजरों में कोई और बसने लगा है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, धीरे से कपकपाते हाथों से। मैंने कभी तुम्हें बांधना नहीं चाहा, पर आज अगर मैं तुम्हें खो दूं तो शायद सिर्फ एक और रिश्ता नहीं टूटेगा, बल्कि मैं खुद भी बिखर जाऊंगी। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें अभी सवालों से भरी हैं, पर दिल वो हिला हुआ है। वो जानता है कहीं ना कहीं कुछ गलत है, लेकिन नैना का यह टूटना उसे थाम लेता है। वो कुछ नहीं कहता, बस उसका हाथ धीरे से थाम लेता है। ना हाँ, ना ना, बस एक चुप्पी जिसने नैना को यकीन दिला दिया। नैना आगे बोलती है, नैना, तुम बदल रहे हो सिद्धार्थ। तुम्हारे चेहरे पर किसी और की परछाई दिखती है। तुम्हारे लहजे में अब वो अपनापन नहीं रहा जो कभी सिर्फ मेरा हुआ करता था। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। उसका गला जैसे सूख चुका है। वो सिर्फ सुन रहा है और अपने अंदर कुछ टूटते हुए महसूस कर रहा है। नैना धीमी फुसफुसाहट में, तुम्हें क्या लगता है जिसे मैंने आज बताया वो कोई मजाक था? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल सकती हूँ उस बारे में? सिद्धार्थ नैना को बिना कुछ कहे उसके कंधों को थामता है। धीरे लेकिन गहरे लहजे में बोलता है, नैना तुम अकेली नहीं हो। जो भी हुआ, जो भी है, मैं सब संभाल लूंगा। तुम फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना। नैना की आंखें भर आती हैं, मगर इस बार खुशी के आंसू हैं। वो धीरे से सिर झुकाती है और सिद्धार्थ के सीने से लग जाती है। सिद्धार्थ मन में, कायरा, तुम दिल में जगह बना रही थी, पर शायद अब। वो बोलते बोलते रुक जाता है। ये सही है या नहीं, पर पता नहीं, पर इस वक्त ये करना जरूरी लग रहा है। सिद्धार्थ नैना के कमरे से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसका मन वहां ही अटका हुआ था, कायरा के पास, या फिर उसे एक खबर के पास जो उसकी जिंदगी का रुख मोड़ने वाली थी। वो बरामदे में आया, थोड़ी देर दीवार से टिक कर खड़ा रहा, फिर अचानक उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। सिद्धार्थ, हाँ, सारा सामान कल सुबह ही आ जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई और परेशानी हो, समझे? उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन अंदर ज्वालामुखी फूट रहा था। अगली सुबह कायरा की नींद खुली। सिर में अब भी थोड़ा भारीपन था, लेकिन तबीयत अब पहले से ठीक लग रही थी। उठकर तैयार हुई और जैसे ही वो नीचे आई, सारा माहौल बदला हुआ था। उसकी नज़र सीढ़ियों के पास खड़े स्टाफ पर गई। वो लोग नैना के कमरे में कुछ सामान शिफ्ट कर रहे थे। एक नया काउच, कुछ कपड़े और भी काफ़ी कुछ चीज़ें, ब्रांडेड और एक्सपेंसिव। डाइनिंग टेबल पर नैना बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ उसकी तरफ पीट किए किसी स्टाफ को निर्देश दे रहा था। कायरा कुछ पल वहीं रुक गई। उसने देखा सिद्धार्थ ने एक झलक उसे जरूर देखा, लेकिन वो नज़र वैसी नहीं थी जैसी कल रात थी। वो आंखें अब बस औपचारिक थी। तभी मीरा हाथ में जूस लेकर आई। दी, प्लीज बैठिए। आप अब कैसी हैं? कायरा धीरे से मुस्कुराकर, अब ठीक लग रहा है मीरा। कायरा मायूस होकर कहती है,
सॉरी मीरा, कल मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने नहीं जा पाई। मीरा प्यार से। दी कोई बात नहीं, पहले आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिशन तो हो ही जाएगा। कायरा उसके बालों को सहलाती है और हाँ कहती है। कायरा का दिल कहीं और उलझा है। उसी वक्त नैना ने पीछे से आवाज़ लगाई, सिद्धार्थ ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का देना और जूस जल्दी भेजो। सिद्धार्थ सर्वेंट से, नैना के लिए ऑरेंज जूस लेकर आओ और फ्रूट्स रखो साथ में। कायरा को यह सुनाई दिया। उसके दिल के भीतर कुछ चुभा। कुछ जो कल तक सिद्धार्थ की केयर में सिर्फ उसके लिए था, वो आज किसी और के लिए था। वो चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गई। सिद्धार्थ पास से गुजरा, हल्के से देखा और आगे बढ़ गया। कोई मुस्कान नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई ठहराव नहीं। कायरा के दिल ने फुसफुसाया, ये वही सिद्धार्थ है जो रात भर सिराने बैठा था, या फिर कुछ बदल गया है। सिद्धार्थ के मन में वो सब कुछ देख रहा था, पर बोल कुछ नहीं रहा था। कायरा, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए क्या बन रही थी, पर नैना ने जो कहा, मैं उस सच से मुंह कैसे मोड़ूं? उसका दर्द, उसकी उम्मीदें मेरी जिम्मेदारी है, और तुम अब बस एक एहसास बनकर मेरे दिल के किसी कोने में बंद हो जाओगी। उसने नजरें फेर ली और दिल पर एक और ताला जड़ दिया। डाइनिंग टेबल पर माहौल शांत था, लेकिन दिलों में कई तूफान मचल रहे थे। सिद्धार्थ एक तरफ नैना को देख रहा था, दूसरी ओर कायरा की चुप्पी उसे बेचैन कर रही थी, मगर वह खुद को संभालते हुए खड़ा था। तभी टन दरवाजे की घंटी बजी। सर्वेंट दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे रोक दिया। सिद्धार्थ, मैं देखता हूँ। वो खुद दरवाजा खोलने गया। जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। सामने खड़ी थी एक महिला, उम्र लगभग 38-40, आंखों में तेज, चेहरे पर रोब और चाल में आत्मविश्वास। सिद्धार्थ हैरान होकर, बुआ आप? महिला मुस्कुराई, जी हाँ। क्या अपने घर में आने के लिए अब इजाज़त लेनी पड़ती है? सिद्धार्थ, नहीं बुआ, बस आपको देखकर अचानक। कायरा वहीं खड़ी थी। उसने उस महिला को देखा, समझ नहीं पाई कि वो कौन है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि सिद्धार्थ बोल पड़ा, कायरा, यह है मेरी बुआ राजेश्री ओबराय। बुआ जी मजाक में कहती हैं। दत्त पगले, अपनी बुआ का नाम लेता है, शर्म नहीं आती? सिद्धार्थ भी हंस देता है और उनके पैर छूता है। कायरा के चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई, फिर समझते हुए वह तुरंत आगे बढ़ी। वो उनके पास गई, सिर झुकाया और पैर छुए। कायरा हल्की मुस्कान के साथ, प्रणाम बुआ जी। राजेश्वरी जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। सदा खुश रहो बेटा। उनकी आवाज में गरिमा थी और अपनापन भी कम नहीं था। राजेश्वरी की नजरें पल भर में ही पूरे कमरे का मुआयना कर गईं। नैना, सिद्धार्थ, कायरा, हर कोई उन्हें देख रहा था। राजश्री, सिद्धार्थ, मैंने सुना कि यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, तो सोचा अब खुद आकर देख लूं कि क्या बदला है और क्यों। सिद्धार्थ की गर्दन हल्की सी झुकी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। नैना की सांसें कुछ भारी हो चलीं और कायरा अभी उस औरत की शख्सियत को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। राजश्री ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन तभी उसकी नज़र नैना पर पड़ी, जो वहीं खड़ी थी शालीनता से। राजश्री धीरे से, ये लड़की कौन है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ हल्का सा चौंका। वो बुआ, ये मेरी दोस्त है। नैना ने तुरंत मुस्कुराते हुए झुककर पैर छुए। नमस्ते आंटी जी। राजश्री एक पल के लिए पीछे हटी, लेकिन मुस्कुराई नहीं, बस कहा, खुश रहो। पर नज़र अब भी ठहरी हुई थी, जैसे कुछ खटक रहा हो। तभी राजश्री जी ने कायरा का हाथ पकड़ा और बोली, आ बेटा, इधर बैठो मेरे पास। वो उसे सोफे पर ले जाकर बैठती हैं। सर्वेंट पानी देता है, वो 2 घूंट पीती हैं। राजश्री, बेटा ये हाथ में क्या हुआ तुम्हें? कायरा कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ पास आ जाता है और पूरा कल का हादसा बता देता है। राजश्री की नज़र फिर नैना पर जाती है। अजीब बात है, तुम्हारे आने के बाद ही यह सब हुआ? फिर वो कायरा की तरफ देखती है। बेटा अपना ध्यान रखा करो। कुछ लोग होते हैं जो नुकसान ऐसे पहुंचाते हैं कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता। कायरा चुप थी, लेकिन कुछ समझती सी मुस्कान देती है। राजश्री फिर हल्के से उसका चेहरा छूती हैं। जब हमारी भाभी ने तुम्हारी बचपन की तस्वीरें भेजी थी ना, तो कहा था ये हमारी सिद्धार्थ के लिए ही बनी है। काश आज वो होती, तुम्हें और सिद्धार्थ को साथ देखकर बहुत खुश होती। कायरा की आंखें थोड़ी भीगती हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है, जी बुआ। सिद्धार्थ वहीं खड़ा सब सुन रहा था, पर उसकी आंखें अब तक नैना की हर हरकत को देख रही थी, जो अब भी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही थी। पर सिद्धार्थ को वो मासूमियत ही लग रही थी। तभी पीछे से एक मासूम सी आवाज आती है, दी
आप ठीक है ना? प्रिंस दौड़ता हुआ आया और सीधा कायरा के पास आकर खड़ा हो गया। राजेश्वरी जी ने चौंक कर उस बच्चे को देखा। उसके चेहरे पर सफाई सी मासूमियत थी और आंखों में वही फिक्र जो सिर्फ अपनों के लिए होती है। कायरा की थकी आंखों में चमक लौट आई। उसने मुस्कुराते हुए प्रिंस को अपने पास खींचा और प्यार से अपने पास बैठाते हुए बोली, प्रिंस, आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है। देखो ना, मुस्कुरा रही हूँ। प्रिंस ने उसकी गोद में सिर रखा और धीरे से कहा, आप जब मुस्कुराती हैं तभी सब कुछ ठीक लगता है। और आपको पता है, मैंने आपके लिए भगवान जी से प्रार्थना की थी कि उन्होंने मेरी सुन ली और आप ठीक हो गई। वो मासूमियत से कहता है। राजेश्वरी जी अब तक सोफे पर बैठी थी। कायरा प्रिंस के साथ मुस्कुरा रही थी पर उनका मन एकदम शांत नहीं था। उनकी निगाहें हल्के से नैना पर गईं, जो एक कोने में अभी कुछ ज्यादा ही सहज बनने की कोशिश कर रही थी। राजश्री मन में, कौन है ये लड़की? इतनी जल्दी घर में कैसे घुल मिल गई? और सबसे बड़ी बात, ये खुद को किस अधिकार से सिद्धार्थ के आसपास रखती है? उनकी मुट्ठी जरा सी कस गई। बाबा ने मुझे अचानक यहाँ क्यों भेजा? उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ के आसपास कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर वो ये नहीं बोले कि क्या। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो तू देखे समझे, पर किसी से कुछ ना कहे जब तक सब साफ ना हो जाए। राजश्री जी की आंखों में अब संदेह की एक हल्की सी रेखा थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जब मैं कायरा को देखती हूँ तो उसकी आंखों में कुछ अधूरा, कुछ टूटा हुआ महसूस होता है। और ये नैना, इसकी आंखों में कुछ तो है, कुछ जो साफ नहीं है। उनकी नजरें अब फिर सिद्धार्थ की तरफ गईं, जो चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था। ये बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, पर क्या ये अभी अपनों को पहचान पाता है? राजश्री जी की नजरों से बचने के लिए नैना बनावटी मुस्कान के साथ उड़ती है, नैना कृत्रिम मुस्कान के साथ। एक्सक्यूज मी आंटी जी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं बस अभी आती हूँ। वो उठकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब घबराहट और चिढ़ का मिला जुला भाव है। नैना का कमरा दरवाजा बंद होते ही नैना गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए, ये बुढ़िया कहाँ से टपक पड़ी? ऐसे घूर रही थी जैसे निगल ही जाएगी। एक नंबर की इंट्रोवर्ट औरत लगती है, पर नजरें जैसे एक्सरे। सिद्धार्थ के आसपास चक्कर लगाने वाली ये कायरा तो वैसे ही मेरे प्लान में अड़चन है, ऊपर से अब ये बुढ़िया और आ गई। सब कुछ बिगाड़ने पर तुली है क्या? राजश्री अभी सोफे पर बैठी हैं। सर्वेंट ने नाश्ता लगा दिया था। सिद्धार्थ और कायरा पास में है। कायरा की गोद में अभी प्रिंस है, जो बुआ जी से थोड़ी दूरी बनाकर बैठा है। नाश्ते के बाद मीरा पास आती है। मीरा, प्रिंस चलो, अब मेडिसिन टाइम है, दीदी को आराम करने दो। प्रिंस उठकर चला जाता है। अब बुआ जी, सिद्धार्थ और कायरा तीनों वहां होते हैं। कायरा धीरे से मुस्कुराकर, बुआ जी, हम आपके लिए लंच रेडी कर देते हैं, आप थक गई होंगी, आप तब तक आराम कर लीजिए। राजश्री हल्की मुस्कान के साथ मजाक में, अरे नहीं बेटा, मैं खतरनाक जरूर दिखती हूँ, पर हूँ नहीं। तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं चिल बुआ हूँ, तुझसे कुछ करवाऊंगी नहीं। कायरा हल्के से हंस देती है। सिद्धार्थ उसे देखता है, उसकी मुस्कान में खो जाता है। सिद्धार्थ मन में, ये वही मुस्कान है जो मुझे सब कुछ भुला देती थी, पर मैं अब कुछ सोच भी नहीं सकता। नहीं सोचना चाहिए, पर क्यों? कायरा, बुआ जी, आप आराम कर लीजिए, सफर से आई हैं। राजश्री, हाँ बेटा, थक गई हूँ, जरा हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ओके बेटा? बुआ जी कायरा के सर पर हाथ फेर कर बोलती हैं। सिद्धार्थ तुरंत स्टाफ से कहता है कि बुआ जी के लिए जो रूम रेडी करवाया था वो चेक करवा लो। राजश्री कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। बुआ जी के जाते ही कायरा एक पल के लिए सिद्धार्थ की ओर देखती है। उसकी आंखें मिलती हैं, पर शब्द नहीं। फिर वो बिना कुछ कहे उठकर गार्डन की तरफ चली जाती है। सिद्धार्थ मन में, तू ही वजह है कायरा के ऐसे होने की। अब अगर वो दूर जाती है तो उसे रोकने का हक भी नहीं तेरा। लेकिन उसका मन बेचैन था। वो देखना चाहता है कि कायरा अब क्या कर रही है। गार्डन में हवाओं में एक ठंडक थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराकर जैसे उसके मन की बेचैनी से संवाद कर रही हो। कायरा एक बेंच पर बैठी थी, उसकी निगाहें सामने कहीं शून्य में टिकी थी। उसकी उंगलियां घास के तिनकों से खेल रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था, पर वो सुन नहीं रही थी, या शायद सुनना नहीं चाहती थी। एक सर्वेंट पास आया। सर्वेंट धीरे से, मैम मैम, उसने 2 बार आवाज दी। तीसरी बार में कायरा चौंकी। कायरा सपनों से जाकर, हाँ क्या हुआ? सर्वेंट, मैम, आपका फोन बज रहा है, कई बार बज चुका है,
कायरा ने थैंक्स कहकर फोन उठाया। स्क्रीन पर वर्ड कॉलिंग चमक रहा था। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उसने झट से कॉल रिसीव किया। कायरा, अरे मम्मा कैसी हैं आप? कायरा की माँ प्यार से, मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? वहां जाके माँ को भूल ही गई, बात ही नहीं करती है। कायरा, अब पहले से बहुत बेहतर हूँ, आप लोग फिक्र मत किया करो, और मैं दोनों को बहुत मिस करती हूँ। मम्मा, कायरा की मम्मा संध्या जी, तेरे पापा भी यही हैं, वो तुझसे बात करना चाह रहे थे। कायरा मुस्कुराई, तभी दूसरी आवाज आई, पापा, कैसी है मेरी बेटी? कायरा भावुक होकर, बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं से। पापा थोड़े गंभीर होकर, देख बेटा, हमने एक फैसला लिया है, हमारी मुंबई वाली ब्रांच अब तू संभाल ले, तेरा ही तो है सब कुछ। कायरा चुप रही कुछ पल, फिर धीमे स्वर में बोली, कायरा, जी डैडी, मैं भी यही सोच रही थी, अब ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ, वैसे भी शादी को भी काफी समय हो चुका है। फिर थोड़ा ठहर कर बोली, कायरा, बस एक बात सोच रही थी, अब जब बुआ जी आई हैं तो कहीं उन्हें यह ना लगे कि उनके आते ही मैंने ऑफिस पकड़ लिया, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। पापा के स्वर में सख्ती और स्नेह मिला जुला था। पापा, बेटा राजश्री जी हैं, बहुत अच्छी हैं स्वभाव से, तुम उनके बारे में चिंता मत करो, अगर कुछ बात करनी है तो खुद जाओ और उनसे कहो। और सुनो, तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो, और इस बिजनेस की बारिश भी। कायरा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। कायरा मुस्कुराकर, जी डैडी, मैं जानती हूँ। कॉल कट हो गया। उसने फोन नीचे रखा, गहरी सांस ली, तभी एक हल्की सी आवाज गूंजी, अभी वही चुप्पी। कायरा जैसे किसी स्वप्न से जागी। वो तुरंत मुड़ी और एक पल की भी देरी किए बिना सीधा जाकर सिद्धार्थ से लिपट गई। कायरा, आवाज भर्राई हुई, धीमी लेकिन तीव्र स्वर में, आपको हमारी याद नहीं आती क्या? हम भी तो इसी घर में हैं ना सिद्धार्थ? सिद्धार्थ हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ में जूस का गिलास था, जो कायरा से टकराते टकराते गिरते गिरते बचा। उसने किसी तरह उसे संभाला, लेकिन कायरा की अचानक की यह नजदीकी उसके रेंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जैसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार से धड़क रहा था। एक पल को उसकी बाहें खुद ब खुद कायरा की पीठ की ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसके जेहन में किसी की शक्ल कौन गई। नैना। एक झटके में उसने अपने होश वापस पाए। सिद्धार्थ की आंखें बदल गई, गर्म जोशी की जगह एक सख्त दूरी। सिद्धार्थ ने कायरा को झटके से खुद से अलग कर दिया। कायरा अचंभित रह गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कायरा टूटी आवाज में, सिद्धार्थ जी। कमरा सुंदर ढंग से सजा हुआ है, एक एक चीज लग्जरी और एक्सपेंसिव, लेकिन सिंपल। खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही है। राजेश्वरी जी बाथरूम से निकलती हैं, बाल हल्के गीले हैं, उन्होंने तौलिया कंधे पर रखा है। वो अलमारी खोलती हैं, कॉटन साड़ी निकालती हैं। फ़ोन पर हल्की वाइब्रेशन होती है, लेकिन रिंग नहीं, उन्होंने साइलेंट मोड पर रखा था। वो जल्दी से फ़ोन उठाती हैं और स्क्रीन देखती हैं। कॉल बाबा की है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, और आदर एक साथ। राजेश्वरी फ़ोन उठाते हुए, प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? दादाजी, यशवर्धन ओबराय, रॉयल और सख्त आवाज में, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुमसे एक बात करनी है। बहुत सीरियस। राजश्री थोड़ा गंभीर होकर, हाँ पापा कहिए, मैं भी आपसे बात करना चाह रही थी। दादाजी, जिस काम से हमने तुम्हें मुंबई भेजा था, तुम्हें याद है ना? तुम्हें भेजा इसलिए था क्योंकि यहाँ से देखकर जो चीज़ें साफ नहीं दिखती, वो पास से दिखाई दें। राजश्री, आप सही कह रहे हैं बाबा, मैंने पिछले कुछ घंटों में बहुत कुछ नोटिस कर लिया है। सिद्धार्थ और कायरा के बीच कुछ तो है, कोई दीवार खड़ी हो गई है, और मुझे लगता है किसी तीसरे की वजह से है। दादाजी, धीरे लेकिन तीखे स्वर में, तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खाती राजश्री, बताओ कौन है वो लड़की? राजश्री गंभीर होकर, नाम तो अभी नहीं पता, पर आंखों में झूठ साफ झलकता है। वो जब भी आसपास होती है, सिद्धार्थ का चेहरा बदल जाता है। कायरा की आंखों में वो खालीपन दिखता है, जो एक स्त्री तभी महसूस करती है जब कोई उसका हक छीन रहा हो। दादाजी, तुम्हें पता है ना, इस परिवार में सबसे ज्यादा मैं तुम्हारी समझदारी पर भरोसा करता हूँ, और अब तुम्हें ही यह बात सुलझानी है। सिद्धार्थ और कायरा का रिश्ता सिर्फ शादी नहीं, ये दो खानदानों की इज्जत है। राजश्री, मैं समझती हूँ बाबा, और मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। दादाजी धीरे से पर सख्ती से, ये जो लड़की है, चाहे जैसे भी हो, अगर वो हमारे बच्चों की जिंदगी में जहर बन रही है,
तो उसे खुद से पीछे हटना होगा। तुम समझ रही हो ना? राजश्री धीरे से लंबी सांस लेते हुए। जी बाबा, मैं सब समझ रही हूँ और मैं किसी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। कॉल कट। राजश्री फोन नीचे रखती है, कुछ देर सोचती है और फिर धीरे से बेड पर बैठ जाती है। कैमरा उनके चेहरे पर जूम करता है, सोचती नजरें, गहरी सांसें और आंखों में चिंता की परछाई धीरे से मन में बुदबुदाती हैं। नाम तो नहीं पता लेकिन शक उसी पर है। ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। बुआ जी सोच ही रही थी कि तभी सर्वेंट दरवाजा नॉक करता है और कहता है, मैम साहब लंच के लिए आपको नीचे बुला रहे हैं। बुआ जी, हाँ हम अभी आते हैं कहती हैं और वो नौकर चला जाता है। कुछ ही समय बाद भव्य और शाही डाइनिंग हॉल, लंबी टेबल पर क्रिस्टल के जार, सिल्वर कटलरी और शांत माहौल। सिद्धार्थ कुर्सी पर बैठा है, उसकी आंखों में बेचैनी है लेकिन चेहरे पर शक्ति होती है। राजेश्वरी जी सीढ़ियाँ से उतरती हैं, कॉटन साड़ी में, आंखों में वही गंभीरता जो बातों से नहीं अनुभवों से आती है। राजश्री धीरे से मुस्कुराकर, सब तैयार है लगता है खाने के लिए। कायरा नजर नहीं आ रही है। कायरा कहाँ है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ खड़ा हो जाता है आदर से। सिद्धार्थ, बुआ जी प्लीज बैठिए, कायरा का मन नहीं है खाने का, वह कह रही थी कि बाद में खा लूंगी। सिद्धार्थ बात टाल देता है। राजश्री बैठने ही वाली थी कि नैना ऊपर से आती दिखती है, हाथ में फोन, स्क्रीन पर नजरें और सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। फुट फुट की आवाज़ फोन पे टाइपिंग की आती है। सिद्धार्थ गुस्से में, नैना ये कोई तरीका है? फोन में घुसे हुए सीढ़ियाँ उतर रही हो, अगर गिर जाती तो? राजश्री चौंक कर उसे देखती है। सिद्धार्थ का ये रूप देख रही है, गुस्से में पर चिंता से भरा। नैना रुकती है, बनावटी मासूमियत और हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ। नैना, सॉरी सिद्धार्थ, एक इम्पोर्टेंट मैसेज था इसलिए। सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं सुनता। गिर जाती तो कौन जिम्मेदार होता? यह घर कोई होटल नहीं है नैना, थोड़ा ध्यान रखा करो। वो सीधा जाता है और उसके हाथ से फोन ले लेता है। नैना थोड़ी चौंकती है, फिर चेहरा झुकाकर अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। नैना मन में, मतलब तीर सही लग रहा है, उसकी केयर मुझे मिल रही है। अब बस कायरा को पूरी तरह आउट करना है। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सिद्धार्थ भी कुर्सी खींचकर बैठता है। राजश्री जी की आंखें एक तेज नज़र नैना पर, फिर सिद्धार्थ पर जाती हैं, जैसे कुछ समझ रही हैं या समझने की कोशिश कर रही हैं। सर्वेंट प्लेट्स में लंच परोसते हैं, सभी खाना शुरू करते हैं। ऊपर कायरा का रूम, कायरा बिस्तर पर बैठी है, आंखें लाल हैं, हाथ में वही चैन पकड़ी हुई है जो सिद्धार्थ ने उसे पहली बार तोहफे में दी थी। फ्लैशबैक। तुम्हें देखकर लगता है जैसे चांद धरती पर उतर आया हो, मिसेज ओबराय। कायरा हल्के से मुस्कुराई। सिद्धार्थ कमरे में दाखिल हुआ, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लिए हुए। सिद्धार्थ, एक छोटा सा तोहफा उसके लिए जो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती हिस्सा बन गई है। कायरा बॉक्स लेती है और खोलती है। अंदर एक बारीक चमकदार डायमंड चेन थी, लेकिन उसकी नज़र उस ज्वेलरी पर नहीं, सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी चमक पर थी। वो चैन उसने रख ली थी बहुत प्यार से। फ्लैशबैक एंड। कायरा की आंखें नम हैं, होंठ कांप रहे हैं। उसकी उंगलियां उस डायमंड चेन को इतनी कसकर पकड़े हुए हैं जैसे वो टूटते रिश्ते को रोकना चाहती हो। वो चैन को सीने से लगाकर तकिए पर सिर रखती है, पर आंखें बंद नहीं होती। यादें लगातार घूम रही हैं। कायरा धीरे से खुद से बुदबुदाते हुए, क्या ये सब सच था जो उन्होंने कहा, जो जताया? वो सिर्फ दिखावा था। वो आंखें बंद करती है। सिद्धार्थ की मुस्कुराती तस्वीर सामने आती है। कायरा का मन डायलॉग जैसा अंदर से, क्या वो सिर्फ एक प्लान था? क्या मैं सिर्फ एक मोहरा थी किसी गेम का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर क्यों बदले बदले से नजर आ रहे हैं? मुझे खुद से दूर क्यों किया उन्होंने? सुबह वह भी ऐसे जैसे कोई चाय में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंकता है। कायरा धीरे धीरे, कहीं सिद्धार्थ मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहे थे? एक गहरी सांस, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे साथ अच्छे सिर्फ इसलिए बनते रहे ताकि मैं यकीन कर लूं, ताकि मैं फंस जाऊं? कहीं नैना? एक पल को वो ठिठकती है, फिर सिर झुकाकर खुद को शीशे में देखती है। कायरा, नहीं कायरा, पागल मत बनो। वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने तो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ने की बात की थी। सिद्धार्थ की आंखें, उनकी पहली बार हाथ थामना, उनका गिफ्ट देना, केयर करना, हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाना, उनका मुस्कुराना,
सब कायरा की आंखों के सामने रील की तरह चलने लगता है। सुबह का समय था, हवाओं में हल्की ठंडक और हवाओं में खामोशी थी। शाही हवेली के गलियारों में एक धीमी सी खनकती आवाज गूंज रही थी, किसी के कंगनों की। सीढ़ियों से नीचे उतरती कायरा, हल्की मुस्कान, पर चाल में वही पुराना रौब, वही आत्मविश्वास। गुलाबी सिल्क की साड़ी में बाल खुले, आंखों में हल्का काजल और होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक। हर कदम पर उसकी मौजूदगी एक बयान दे रही थी, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं थमी नहीं हूँ। राजश्री जी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, अखबार पढ़ रही थी। उनकी निगाहें ऊपर उठी और सामने से आती कायरा को देखकर कुछ पल के लिए ठहर गईं। राजश्री हल्का सा मुस्कुराते हुए, आज तो बहुत खास लग रही हो कायरा, सब ठीक है? कायरा आत्मविश्वास से, बिल्कुल बुआ जी, मैं तो हमेशा ही ठीक रहती हूँ। वो बुआ जी के पैर छूती है। बुआ जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और अपनी आंखों के कोनों से काजल निकालकर कायरा के कान के पीछे लगाती हैं। फिर प्यार से कहती हैं, हमारी गुलाब की पंखुड़ी को किसी की नज़र ना लगे। कायरा हौले से मुस्कुरा देती है, बुआ जी को थैंक यू कहकर कुर्सी खींचती है और बैठ जाती है, वो भी सीधे नैना के पास, जो पहले से बैठी थी। नैना कुछ सेकंड असहज होती है। नैना का चेहरा थोड़ी देर के लिए भड़का, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की, वही बनावटी मासूमियत। कायरा ने बुआ जी की तरफ देखा और बोली, बुआ जी, एक बात कहनी थी। डैडी की कॉल आई थी, वो चाहते हैं कि मैं मुंबई वाली ब्रांच को ज्वाइन करूं। शादी के ब्रेक में काफ़ी वर्कलोड हो गया है, तो डैडी चाहते हैं ऑफिस और कुछ क्लाइंट मीटिंग्स वहाँ की संभाल लूँ। राजश्री थोड़ी रुककर गंभीरता से, फिलहाल नहीं कायरा, यहीं पर रहो, ज़रूरत है तुम्हारी। ऑफिस की बात बाद में सोचेंगे। कायरा थोड़ी हैरानी से, लेकिन कोई प्रॉब्लम है क्या? राजश्री हल्का सा मुस्कुराकर, तुम्हारा होना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। कायरा कुछ नहीं कहती, बस धीरे से सिर हिलाकर मुस्कुरा देती है, और उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी। कायरा मन में, क्यों रोक रही हैं बुआ जी मुझे? कहीं उन्हें मेरा ऑफिस जाना पसंद तो नहीं? डैडी तो कह रहे थे कि बुआ जी बहुत अच्छी हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, तो वह क्यों मना करेंगी? शायद किसी वजह से ही कहा होगा। जैसे ही वो उठकर जाने लगती है, अचानक नैना उसके सामने आ जाती है, एकदम करीब से। कायरा का कंधा नैना से टकराता है। कायरा अचानक रुकती है। ओह सॉरी, पर तुम ही सामने आ गई थी। नैना अंदर से मुस्कुराती है, पर बाहर शांत होकर कहती है, नो प्रॉब्लम। उसी पल सीढ़ियों से सिद्धार्थ नीचे आता है। नैना जानबूझकर एकदम से छिटकती है और अपने आप को लड़खड़ाती है और गिरने की एक्टिंग करती है। सिद्धार्थ दौड़कर आता है, नैना, नैना तुम ठीक हो? कायरा एकदम चौंक जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। कायरा तेज आवाज में, वो गिर गई, पर इसमें इतनी हाय तौबा की क्या जरूरत है? ऐसे गिरना तो होता ही है जब इंसान जानबूझकर सामने आ जाए। सिद्धार्थ तेज लहजे में, कायरा थोड़ी इंसानियत रखो, गिर गई तो गिर गई, इसमें शक करने की क्या ज़रूरत है? वो नैना को उठाकर सोफे पर बिठा देता है और पानी देने लगता है। नैना कहने को कुछ नहीं कहती, बस मासूमियत से आंखें झुका लेती है और मन में सोचती है, वाह नैना, चाल सही पड़ रही है। वो अब तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, और कायरा, वो तो अब सिर्फ सस्पेक्ट है इस खेल में। कायरा कुछ पल वहीं खड़ी रहती है, फिर अपनी निगाहें सिद्धार्थ पर टिकाती है। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। कायरा मन में, अब तो साफ दिख रहा है, आप बदल चुके हो सिद्धार्थ। पर अफसोस, मैं अब वो कायरा नहीं रही जो रो दे। अब मैं जवाब दूंगी, पर अपने अंदाज में। वो बिना कुछ बोले मुड़ती है और वहां से चली जाती है। नैना धीरे से पानी का गिलास रखती है और सोफे पर आराम से पीठ टिका देती है। उसके होंठों पर एक बहुत ही धीमी पर घातक मुस्कान तैर रही थी। नैना मन में, अब अगला दांव चालू होगा, और इस बार कायरा को घर से भी दूर करना पड़ेगा। लेकिन जो वो नहीं जानती थी कि कोई उसकी चालें देख रहा था। राजश्री जी की नजरें लगातार नैना पर थीं। वो चुप थीं, पर उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं, जैसे वो हर छोटे से छोटा हाव भाव पढ़ रही हों। उन्होंने अखबार मोड़ दिया और एक पल के लिए नैना की उस खतरनाक मुस्कान पर नजरें टिका दी। राजश्री जी मन में सोचती हैं, मैं जानती हूँ नैना, ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम जितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही हो, असल में उतनी ही तेज हो। और कायरा,
तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें ऑफिस क्यों जाने नहीं दिया। क्योंकि अगर तुम बाहर गई तो ये घर एक शतरंज बन जाएगा जिसमें ये लड़की सब मोरे अपने हिसाब से चलाएगी। तुम्हारी मौजूदगी ही एक ढाल है। जब तक तुम हो मैं उसे उसके ही खेल में मात दूंगी। राजश्री जी अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती हैं और बिना कुछ कहे एक नज़र फिर नैना पर डालती हैं, इस बार गहराई और सख्ती से। नैना जैसे कुछ पल को असहज हो जाती है। फिर राजश्री जी उठती हैं और बहुत ही शांत लेकिन दबाव भरे अंदाज में अपने कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। उनके चेहरे पर वही शाही गरिमा थी, लेकिन उनकी आंखों में अब एक और आग थी। अब मुझे भी खेल में उतरना पड़ेगा। राजश्री जी के जाते ही नैना ने एक बार फिर अपनी आंखें उस दिशा में घुमाई जहां वो अभी अभी गई थी। फिर उसका चेहरा बदल गया। वो मासूम मुस्कान अब एक ठंडी जहरीली मुस्कान में तब्दील हो चुकी थी। नैना ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाई, जैसे खुद से कह रही हो या शायद अपने अंदर के शैतान से। नैना धीमी पर सख्त लहजे में, मन में, ये बुढ़िया जब देखो ऐसे घूरती है जैसे जिंदा निगल जाएगी। अब तो उससे भी पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा राजश्री ओबराय, क्योंकि इस विला की और ओबराय प्रॉपर्टी की रानी मैं बनूंगी और अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। ठीक उसी पल सिद्धार्थ किचन से आता है, हाथ में जूस का गिलास लिए हुए। सिद्धार्थ फिक्र भरे लहजे में, तुम्हें थोड़ी कमजोरी लग रही थी, ये जूस पियो, अच्छा लगेगा। नैना एक पल में फिर से अपनी मासूम नैना में बदल जाती है, जैसे अभी कुछ पहले उसने जहर नहीं उगला हो। नैना धीमे स्वर में बनावटी मुस्कान के साथ, थैंक यू सिद्धार्थ, तुम कितनी केयर करते हो मेरी, सच में बहुत स्पेशल फील होता है। वो जूस का गिलास लेती है। उसकी उंगलियां सिद्धार्थ की उंगलियों को हल्का सा छू जाती हैं, एक साजिशी इत्तेफाक के तौर पर। सिद्धार्थ थोड़ी देर के लिए ठहरता है, पर फिर कुछ कहे बिना पलटकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। जैसे ही वो आंखों से ओझल होता है, नैना जूस का गिलास टेबल पर रखती है। फिर उसकी नज़र एक शीशे पर जाती है जो सामने की दीवार पर टंगा था। वो उसमें खुद को देखती है और मुस्कुराती है, नहीं हंसती है। वो हंसी जो किसी जीत की शुरुआत से पहले आती है। नैना मन में, एक एक करके सबको अपनी जगह दिखाऊंगी। कायरा, राजेश्वरी और फिर सिद्धार्थ भी, सब होंगे इस खेल के मोरे और रानी सिर्फ मैं बनूंगी। कायरा शांत चेहरा लिए बेड पर बैठी थी। हाथ में एक किताब जरूर थी, पर दिमाग किसी और ही ख्याल में उलझा हुआ है। उसकी उंगलियां किताब के पन्ने पलट रही थीं, पर उसकी आंखें वो कहीं और थीं। ठीक उसी पल दरवाज़ा खुलता है। सिद्धार्थ भीतर आता है। हाथ में कुछ फाइलें थीं, शायद कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेने आया था। वो चुपचाप दरवाजे पर रुकता है, फिर बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चला आता है। कायरा एक पल के लिए उसकी ओर देखती है, फिर जैसे कुछ याद करके चुपचाप नजरें फेर लेती है। सिद्धार्थ अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। सिद्धार्थ मन में, नजरें कायरा पर टिकाए हुए। कभी इन आंखों से सिर्फ बात होती थी, अब ये भी चुप है। मैं खुद ही तो वो दीवार बन गया हूँ जो आज हमें दूर कर रही है। बचपन से कायरा मेरे सामने थी, पर कभी मैंने गौर ही नहीं की। वो फाइल खोलता है, देखने की कोशिश करता है, पर नजरें बार बार कायरा की ओर भटक रही थी। कायरा को एहसास हो चुका था, वो जानती थी वो उसे देख रहा है, पर उसका चेहरा अभी वैसा ही शांत था। तूफान को चुपचाप सहता हुआ वो उठती है, शायद कुछ लेने। जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी साड़ी का पल्लू सोफे के पास रखे एक डेकोरेटिव बॉक्स में अटक जाता है। कायरा का संतुलन बिगड़ता है और तभी सिद्धार्थ तेजी से उठता है और अगले ही पल कायरा उसकी बाहों में होती है। सन्नाटा, बस सांसों की आवाज थी और दो धड़कते हुए दिल। कायरा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सिद्धार्थ का चेहरा बेहद करीब और उसकी बाहें, जो आज भी उसे वैसे ही पकड़ कर रखे थी जैसे कोई खोने से डरता हो। कायरा धीरे से, छोड़िए मुझे। सिद्धार्थ धीरे आंखों में छुपी बेचैनी के साथ, गिर जाती तो। कायरा चुप थी, उसकी आंखों में एक सवाल था, तो क्या अभी फिक्र है? कुछ सेकंड ऐसे ही बीतते हैं, फिर सिद्धार्थ से धीरे से छोड़ देता है। कायरा खुद को संभालती है, किताब उठाती है और चुपचाप बेड पर वापस बैठ जाती है। सिद्धार्थ वहीं खड़ा रहता है, एक गहरी सांस लेता है। सिद्धार्थ मन में, तू दूर क्यों हो गई जब हर बार तुझे छूने पर लगता है जैसे फिर से जी रहा हूँ। फिर भी मुझे तुझसे दूर रहना पड़ता है। ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मीरा दी। दरवाजा खुलता है और मीरा कमरे में आती है।
सामने का दृश्य देखकर सकपका जाती है। कायरा अभी अभी सिद्धार्थ की बाहों से निकली थी। कुछ सेकंड awkward साइलेंस। कायरा माहौल को संभालने के लिए धीमे से मुस्कुराकर, हाँ मीरा बोलो। मीरा हिचकिचाती हुई, दी आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मैंने सोचा कमरे में ही ले आऊं। कायरा एक पल सिद्धार्थ को देखते हुए फिर मीरा की ओर, हाँ मीरा, तुम ही तो हो जिसे मेरी फिक्र है, वरना यहाँ तो पूछने वाला भी नहीं कोई। उसकी नजरों का इशारा साफ था सिद्धार्थ की ओर। मीरा थोड़ा मुस्कुराती है, ट्रे लेकर अंदर आती है और बेड पर रख देती है। कायरा नजरें झुकाकर बहुत हल्के स्वर में, रहने दो मीरा, मुझे भूख नहीं है, किसी को परवाह नहीं हम जिए या मरे। यह सुनते ही सिद्धार्थ, जो अब तक सोफे पर बैठा था, उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वो अचानक उठता है और तेजी से कायरा की ओर बढ़ता है। मीरा डर के मारे थोड़ा पीछे हट जाती है। सिद्धार्थ गुस्से से, आंखों में छलकता दर्द, क्या ये कोई तरीका है बात करने का? मरने की बातें करने लगी हो, ज्यादा ही शौक हो गया है क्या तुम्हें? कायरा चौंककर थोड़ा पीछे हटती है। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ आवाज तेज लेकिन दर्द में डूबी हुई, क्या सोचती हो? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बचा रहूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं दूर हूं तो मतलब फर्क नहीं पड़ता? मत कहो दोबारा ऐसा, मत कहो। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मीरा ये सब देख रही थी। वो समझ चुकी थी कुछ तो है, बहुत गहरा है। कायरा की आंखें भर आई थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ अपना चेहरा फेर लेता है और तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। कायरा एक पल के लिए बस उसे जाता देखती है, फिर धीरे से खुद से कहती है, फर्क तो पड़ता है, पर कब मानेंगे? सिद्धार्थ कमरे से बाहर चला गया था। कायरा बस एक पल के लिए वहीं खड़ी रही। उसकी बातों की गूंज अब भी कानों में थी। मत कहो दोबारा ऐसा, मत कहो। कायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, उसमें एक छोटी सी मुस्कान भी थी। कायरा मन में धीमे से मुस्कुराकर, तो फर्क पड़ता है आपको? शायद आज पहली बार आपने माना। वो गहरी सांस लेकर बेड पर बैठती है। मीरा अब भी वहीं खड़ी थी, चुपचाप। कायरा उसके चेहरे की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है। कायरा हल्के मजाकिया लहजे में, चलो मीरा, तुमने इतने प्यार से बनाया है तो नाश्ता को मना कैसे कर सकती हूँ? मीरा के चेहरे पर भी मुस्कान फैल जाती है। मीरा खुश होकर, मैं तो डरी गई थी दीदी, अभी अभी जो हुआ। कायरा हंसकर, अब थोड़ा हल्का महसूस करते हुए, पगली, कभी कभी किसी की खामोशी भी बहुत कुछ बोल जाती है, बस सुनना आता हो तो। मीरा ट्रे से नाश्ता निकाल कर उसे देती है। कायरा खुशी खुशी खाने लगती है। मीरा उसके पास बैठ जाती है। दोनों अब बातें करने लगती हैं, छोटी छोटी बातें, पर उनमें कायरा की छोटी मुस्कान दोबारा जुड़ रही थी। मीरा शरारत से, वैसे दीदी आपकी धड़कनें तो बाहर जाती आवाज से तेज थी। कायरा हंसते हुए उसे हल्के से मारती है। मीरा, चुप कर। मीरा मुस्कुराते हुए, अब दिल से भूख लग रही है ना दीदी? कायरा हल्के से, हाँ दिल से लग रही है, बहुत दिनों बाद। हर निवाला लेते वक्त उसके दिल में कुछ चल रहा था, एक हलचल, एक ख्याल। कायरा मन में हल्के से सोचती है, सिद्धार्थ जी, प्यार तो आप हमसे करते हैं, बस आप बोल नहीं पाते, पर आपकी आंखें हर बार कह जाती हैं सब कुछ, और मुझे पता है उस प्यार को बाहर कैसे लाना है। वो एक पल को रुकती है, नजर सामने दीवार की तरफ जाती है, जैसे उस पार सिद्धार्थ खड़ा हो, फिर नजरें झुका लेती है और हल्के से मुस्कुरा देती है। कायरा धीरे से मन में एक मीठी तसल्ली के साथ, तुम, बस तुम ही तो हो जो इतने सालों से मेरे दिल में बसे हो। कायरा की नजरें बार बार दरवाजे की ओर चली जाती हैं, पर वो दरवाजा खुलता ही नहीं। सिद्धार्थ 2 दिन से घर नहीं आया, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, बस उस दिन के अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, क्या सोचती हो? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बचा रहूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं दूर हूं तो मतलब फर्क नहीं पड़ता? मत कहो दोबारा ऐसा, मत कहो। कायरा मन में, तो फिर चले क्यों गए थे? सिद्धार्थ का फार्म हाउस शहर से दूर, काफी सुनसान था इलाका। एक पुराना स्टाइलिश फार्म हाउस, और उसमें अकेला सिद्धार्थ। शराब का गिलास मेज पर रखा था, पर अधूरा। वो खिड़की के पास बैठा था, उसकी आंखों के नीचे हल्की थकावट और मन में भारी उलझन। सिद्धार्थ मन में, कायरा, तुमसे दूर रहकर खुद से लड़ रहा हूं मैं, पर मैं ही तो वजह बनना तुम्हारी तकलीफ का, फिर कैसे लौटूं तुम्हारे सामने? शाम का वक्त, 7 बजे हवेली। राजेश्री और कायरा हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। राजेश्री जी चाय पीते हुए, बेटा तू अब ठीक लग रही है, अच्छा है थोड़ा बाहर निकली,
कल से तो पूरा चेहरा ही उतरा हुआ था तेरा। तो मुझे तो फिक्र हो रही थी। बेटा इतनी टेंशन ना ले, सिद्धार्थ बिजनेस डील की वजह से बाहर गया हुआ है, आ जाएगा। कायरा हल्की मुस्कान के साथ, जी बुआ जी। तभी सीढ़ियों से टकटक करती हुई एंट्री होती है नैना की। शार्ट वाइन कलर की ड्रेस, पैरों में हील्स, बाल खुले और चेहरे पर पूरा मेकअप, एकदम रैम वॉक जैसी चाल। हॉल के बीच से निकल ही रही थी कि पीछे से आवाज आती है, राजश्री, तेज स्वर में, रुको जरा, कहाँ जा रही हो इस वक्त। नैना के कदम ठिठकते हैं, चेहरे पर एक पल को चिढ़, फिर अचानक बनावटी मुस्कान ओढ़ लेती है नैना। नैना मुड़कर, कुछ नहीं बुआ जी, बस एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। राजश्री, फ्रेंड? तुम तो इस शहर में रहती ही नहीं थी पहले, विदेश में रहती हो ना तुम, तो यहाँ कौन से दोस्त बन गए तुम्हारे। नैना मन में बुदबुदाती, बुढ़िया की तो हर बात में टांग अड़ाएगी, फिर जवान से मीठा जेट टपकाती है। नैना सराफत से, अरे बुआ जी, फ्रेंड बन ही जाते हैं ना, कुछ रिश्ते वक्त के साथ बनते हैं। राजश्री कड़की हुई आवाज में, पहली बात मैं तुम्हारी बुआ नहीं हूँ, और दूसरी बात वो वक्त सिद्धार्थ के घर में ही क्यों आता है तुम्हारा। नैना थोड़ा झेप जाती है, फिर मासूम शकल एक्टिवेट कर देती है। नैना, वो बस वही सबसे क्लोज फ्रेंड है मेरी। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी आंटी जी, डोंट वरी। राजश्री सख्ती से, ओह हेलो मिस नैना, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। हमारे घर में रह रही हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे यहाँ रहने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना होगा। 1 घंटे में वापस आ जाना, समझी। नैना घुटा हुआ मुंह बनाते हुए, जी आंटी जी। मन में, रहने दीजिए, 1 घंटे में आपकी हवेली की नींव हिला दूंगी। ये चाय की प्याली छोड़ो, एक दिन पूरी थाली पलट दूंगी। नंबर के एक हाई एंड क्लब, ब्लिस लॉन्ज। रात के 7:30 बजे, तेज म्यूजिक, चमकती लाइट्स और नशे की खुशबू से भरा माहौल। नैना वाइन कलर की शॉर्ट ड्रेस में हील्स की टकटक के साथ अंदर एंट्री करती है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो वहां की क्वीन हो। चारों ओर नजर दौड़ाती है और फिर उसकी नजर पड़ती है बार के कोने में खड़े एक शख्स पर, टॉल दर्ज, शार्प बियर्डेड, एक्सपेंसिव सूट पहने हुए। जैसे ही उसकी नज़र नैना पर पड़ती है, वो मुस्कुरा देता है और हाथ बढ़ाता है। नैना बिना वक्त गंवाए उसके पास पहुंचती है। लड़का बड़े लहजे में, फाइनली मेरी क्वीन आ ही गई। वो नैना को कसकर गले लगाता है और उसके गालों पर एक किस कर देता है। नैना हौले से मुस्कुराते हुए उसे थामते हुए, बेबी आई मिस यू सो मच। लड़का उसकी कमर कसते हुए, मुझसे ये दूरी अब सही नहीं जाती। कब तक ऐसे छुप छुप कर। नैना अपने हाथ उसकी गर्दन में डालती है और आंखों में आंखें डालकर बोलती है, बस थोड़ा और वक्त बेबी, सब मेरे हाथ में है। फिर ना सिद्धार्थ रहेगा, ना उसकी दुनिया, फिर सिर्फ मैं रानी और तुम राजा। वो दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। तभी वेटर आता है। दोनों अपने अपने एक्सपेंसिव क्रिस्टल वाइन गिलास उठाते हैं। चीयर्स टू द गेम, नैना कहती है। वो दोनों गिलास टकराते हैं और एक घूंट में पूरा पी जाते हैं। लड़का फिर से नैना के बेहद करीब आता है। उसकी हथेलियां नैना की कमर के पीछे कसती हैं और वो अपने होठों से उसके कान में फुसफुसाता है, बस याद रखना नैना, गेम खेलते खेलते कहीं दिल ना दे बैठना। नैना तेजी से पलटकर उसकी गर्दन थामते हुए, दिल, वो तो मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं, और जिसे दिया उसे मिटा भी दिया। दोनों के बीच एक डार्क केमिस्ट्री चलती है। हवेली का रॉयल स्टडी रूम कमरा अंधेरे में डूबा था। बस एक कोने में रखी पुरानी लालटेन जैसी टेबल लैंप की हल्की रोशनी चल रही थी। वहीं रेशमी साड़ी में लिपटी राजेश्वरी जी एक एंटीक चेयर पर बैठी थी। हाथ में फोन था, पर चेहरा बहुत गंभीर और सटीक। फोन कॉल जारी है, लेकिन स्क्रीन पर नंबर सेव नहीं है। बस लिखा है, प्राइवेट कॉन्टैक्ट राजेश्वरी, धीमी लेकिन सख्त आवाज में। हाँ अब बताओ। फोन पर किसी आदमी की आवाज आती है, मैडम, लड़की का नाम नैना शुक्ला है, मूल रूप से प्रयागराज की है, पर माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, कोई खास फैमिली बैकग्राउंड नहीं। पिता एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, बचपन में ही घर बिक गया और माँ बीमारियों में चल बसी। राजेश्वरी जी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। राजेश्वरी, फिर इस हवेली तक कैसे पहुंची। वॉइस, सिद्धार्थ साहब के कॉलेज की जूनियर थी, वहीं पहली बार मिली थी। कुछ वक्त बाद वो नौकरी के बहाने दिल्ली आई और फिर धीरे धीरे आपके परिवार से जुड़ गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती मैडम। राजश्री जी का चेहरा अब और ध्यान से सुनने वाला हो जाता है। वॉइस धीरे से, पिछले 2 महीनों से
हर वीकेंड को किसी न किसी लोकेशन पर ट्रैक किया गया है उसे, और आज ब्लिस लाउंज बार में देखी गई है। साथ में एक लड़का था जिसका नाम विकास, एक शार्प मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में पकड़ा गया था 2022 में, फिर बेल पर बाहर आ गया। सुनने में आया है वो लड़की को क्वीन कहता है, और साथ ही ये सिद्धार्थ सर का दोस्त भी था। बाकी इन्फॉर्मेशन हिडन है। राजश्री धीरे से ठंडी हंसी के साथ, क्वीन, बहुत बढ़िया, अब असली खेल शुरू होगा। वो गहरी सांस लेती हैं, फिर फोन कान से हटाकर टेबल पर रखती हैं, फिर खड़ी होकर हवेली की खिड़की की तरफ जाती हैं, बाहर अंधेरे में देखती हैं। राजश्री मन में धीरे स्वर में, हमेशा कहा था इस घर में ओबराय बनकर रहो, शिकार नहीं शिकारी बनो। और तू नैना, तू तो जाल लेकर आई थी, पर भूल गई रानी सिर्फ एक ही होती है, और वो हमारी कायरा ही होगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।